स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग। यह पाठ है अर्थशास्त्र की किताब कक्षा 9 का। तो बच्चों, जैसा कि आप शीर्षक से ही आपको पाठ समझ आना चाहिए कि हम इसके अंदर आज क्या पढ़ेंगे। तो संसाधन के रूप में लोग, इससे आप क्या समझते हैं। पहले तो है कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन वो चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं या इनके बिना हमारा जीवन अर्थहीन है। संसाधन वो चीज़ें हैं। अब संसाधन जैसे आप बच्चे हो, आप पहले इस बात को समझो। आप बच्चे हो, आप पढ़ रहे हो। आपको पढ़ने के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। जब आपके पास वो चीज़ें ही नहीं होंगी तो आप कैसे पढ़ोगे। तो वो चीज़ें कौन सी हैं। जैसे किताब, जिसमें से देखकर आप पढ़ रहे हो। कॉपी, जिसमें आप लिख रहे हो। पेन, पेंसिल, रबड़, ये चीज़ें आपके जो हैं पढ़ाई के साधन हैं। तो ये इन चीज़ों के बिना आप पढ़ नहीं सकते, इसीलिए ये चीज़ें आपके संसाधन हैं। अब मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन जो जैसे संसाधन के रूप में लोग हैं। तो अब सब लोग एक तरह से आप सोचिए कि जैसे जब लोग काम करते हैं तभी वो कुछ पाते हैं। बिना काम किए तो किसी को भी रोटी नहीं खा सकते आप। पानी, इन सब चीज़ों की जो आवश्यकता है वो हम किसके द्वारा पूरी करते हैं। अपने जीवन के निर्वाह के लिए हमें जो चीज़ों की आवश्यकता होती है वो चीज़ें हमारी संसाधन हैं। तो अब आप देखें कि इस अध्याय में संसाधन के रूप में हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार जनसंख्या जो है वो अर्थव्यवस्था पर दायित्व से ज़्यादा परिसंपत्ति है। शिक्षा, प्रशिक्षण एवं निवेश में जनसंख्या मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाती है। वास्तव में कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक ही हमारी क्या है, मानव पूंजी है। अब मानव पूंजी क्या होती है। जो मनुष्य काम करते हैं, चीज़ों का निर्माण करते हैं, वो चीज़ें हमारी पूंजी में निहित होती हैं। समझे आप। जैसे अब आपके पास मान लो खूब सारे पेज पड़े हैं। अब आप उन पेजों को क्या करोगे। अब बच्चों के लिए तो समझना यही ज़रूरी है। आपके पास खूब सारे पेज पड़े हैं ऐसे बिखरे हुए, तो उन पेजों को आप इकट्ठा करोगे और फिर क्या है, कॉपी भी बना सकते हो, रजिस्टर बना सकते हो। तो यह एक काम है जो आपकी एक पूंजी बन जाएगा कि हाँ, ये हमारी किताब बन गई, ये हमारी कॉपी बन गई। अब हम इस पर काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो वो आपकी एक पूंजी है। तो समझ में आया आपको ये। अब जैसे इधर एक कॉलम बना हुआ है, उसमें 2 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं कि मानव संसाधन क्या है। क्या यह भूमि या श्रम की तरह है। तो और वो बच्चा कह रहा है वह उससे ज़्यादा है। अब आपने देखा कि मानव संसाधन जो हैं वो भूमि या श्रम नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। मतलब मानव जो है, मनुष्य जो है, मेहनत करता है और जो चीज़ें इकट्ठी करता है या बनाता है उसको हम संसाधन कहते हैं। मानव पूंजी क्या है। क्या यह रुपया, पैसा या डॉलर की तरह है। तो वह उससे ज़्यादा है। अब देखो, मानव पूंजी भी रुपया पैसा नहीं है। मानव पूंजी है चीज़ों का निर्माण करना। जो समझ में आया। अब आगे देखो, यही मानव पूंजी है। क्या है मानव पूंजी। जैसे अब आपके पेरेंट्स हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो, पढ़ लिख कर आप में से कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई बच्चा इंजीनियर बनता है, कोई बच्चा आर्किटेक्ट बनता है। तो
क्या है, आज आपके माता पिता आप पर पैसा लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं आपके ऊपर, ताकि आप बड़े होकर पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। आप जब बन जाओगे कुछ, तो वो क्या होगा, हमारी पूंजी होगी, आपके माता पिता की पूंजी होगी। वो पूंजी क्या है, आपको डॉक्टर बनेंगे, आप डॉक्टर बने, अध्यापक बने, इंजीनियर बने, या आप कोई भी अच्छा व्यक्तित्व बनता है और आप आगे जो है अपने कार्य को बढ़ाते हो या कार्य करते हो, तो वो क्या कहलाती है, मानव पूंजी कहलाती है। अब आप आगे देखेंगे, परिचय। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल एवं क्षमताओं के विषय में किसी देश के कार्यरत लोगों के बारे में बताने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू के दृष्टिकोण से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर जोर देता है। अन्य संसाधनों की तरह ही जनसंख्या भी क्या है, एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। अब आप देखो कि संसाधन के रूप में जो लोग हैं वो क्या हैं, सब लोगों में कोई ना कोई कुशलता तो होती ही है, कुशल होता है हर व्यक्ति, हर एक क्षेत्र में कुशल होता है। जैसे अब जो अध्यापक है, जिसको शौक है पढ़ाने का, तो क्या है, वो अपने क्षेत्र में कुशल होगा। डॉक्टर अपने क्षेत्र में कुशल होते हैं। किसी को लकड़ी का सामान बनाने का शौक होता है तो वो उसमें कुशल होता है। तो कोई मशीनों का काम करता है, कोई सोने का काम करता है। तो जो अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं वो उस क्षेत्र में क्या होते हैं, कुशल होते हैं। तो समझ आया आपको। आगे हम देखेंगे इसमें। एक विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पक्ष है जिसे सामान्यतः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पक्ष को देखते हैं। आपको पता है हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक सफल एक असफल, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। जब आप देखो कि अब जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो क्या है, हमारे को उसका नुकसान भी है। क्या नुकसान है, ज़मीन भूमि कम पड़ रही है, उसके बाद क्या है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, जिससे क्या है हमें नुकसान होता है, हमारा पर्यावरण जो है दूषित हो रहा है, उससे क्या है बीमारियां फैल रही हैं। इसी तरह से अब जनसंख्या बढ़ती है तो लोग अधिक होते हैं तो वो और अधिक विकास की ओर ध्यान देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, हर एक सिक्के के दो पहलू हैं। इससे आप समझे कि हमारी जो जनसंख्या है विशाल, उसका एक तो सकारात्मक पहलू है और एक नकारात्मक। यानी कि भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच की समस्याओं पर विचार करते समय जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा तथा अधिक विकसित किया जाता है, तब यह मानव पूंजी निर्माण कहलाता है, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही तरह राष्ट्र की उत्पादक शक्ति बढ़ाता है। अब आप देखो कि किस तरह जब मनुष्य जो है पूंजी का निर्माण कैसे करता है। अब जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो और अधिक स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, बीमार होते हैं लोग तो हॉस्पिटल्स चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जो है आवश्यकता होती है। अब आप देखो भारत को एक यहाँ पे कॉलम में दिया गया है, भारत की हरित क्रांति इस बात का एक अच्छा उदाहरण है किस तरह बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के तौर पर अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तेजी से बढ़ोतरी ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक विस्मयकारी उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी एवं प्लांट की तुलना में मानव पूंजी के महत्व ने किस तरह उच्च स्थान हासिल कर लिया। अब क्या है, भारत की हरित क्रांति, जब हमारे भारत में हरित क्रांति आई तो क्या हुआ, हमारी फसलें अच्छी हुई तो इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ भोजन की कमी तो नहीं हुई ना, अनाज अच्छा हुआ तो लोगों को जो है अनाज
मिलता रहा, अकाल वाली स्थिति उत्पन्न नहीं हो, जैसा कि हमने पाठ में आपको पीछे पढ़ाया है। और इसके साथ साथ क्या है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विकास हुआ। जैसे हरित क्रांति के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता थी, अच्छे हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, तो इन चीज़ों की भी जो है फैक्ट्रियां लगी, तो लोगों को वहाँ भी काम मिला। तो ये हमारा प्रौद्योगिकी विकास हुआ। आगे देखो आप, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही तरह प्रतिफल है। अधिक शिक्षित अथवा बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आमदनी और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के तौर पर इसे प्रत्यक्ष रूप में हम देख सकते हैं। अब देखो, जहाँ पर लोग पढ़े लिखे होंगे और उनके पास उनको बहुत चीज़ों का ज्ञान होगा, तभी हमारे देश का विकास अच्छा होगा। अब आप आगे देखो, ज्यादा आय से न केवल अधिक शिक्षित तथा अधिक स्वस्थ लोगों को फायदा होता है, अपितु समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से फायदा होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ आबादी का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो खुद प्रत्यक्ष तौर पर उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदत्त नहीं की गई। वास्तव में मानव पूंजी एक प्रकार से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी की अपेक्षा उत्तम है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का इस्तेमाल कर सकता है और भूमि और पूंजी स्वयं में उपयोगी नहीं हो सकते। अब देखो, जहाँ पर लोग पढ़े लिखे होंगे वो क्या करेंगे, अपना विकास करेंगे। इसके साथ साथ क्या होगा, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का भी विकास करेंगे। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक तो दोनों, अब जैसे आप भी बच्चे हो, आप बच्चे अब जब स्कूल आते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, तो क्या है, आप फिर आपको समझ में आता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब आप जा रहे होते हो रास्ते में, तो आप देखते हो कोई झगड़ा कर रहा है, आप बोलते हो ना ये गलत बात है, झगड़ा करना अच्छा नहीं है। या आपको फिर समझ आती है कि हमारे लिए पर्यावरण कितना आवश्यक है, तो आप क्या करोगे, आप लोगों को बताओगे कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से क्या होगा, हमें अच्छी वायु मिलेगी, अच्छा वो। तो पढ़ाई आपके कितने काम आएगी, आपको सही गलत की पहचान कराएगी, चीज़ों को बनाने में सहायता देगी। अब आज के समय में छोटे छोटे बच्चे भी कितना कुछ बना लेते हैं, वो आप देख सकते हो पेंटिंग के माध्यम से, या और चित्रकारी, या लकड़ी की छोटे छोटे टुकड़े काट कर भी बच्चे जो हैं कितनी अच्छी चीज़ों बना लेते हैं। तो यह सब चीज़ें और यह पढ़ाई लिखाई आपके कितने उपयोगी है, ये आपकी एक आपके लिए और हमारे समाज के लिए जो है, दोनों के लिए बहुत ही अच्छी है। अब आप आगे देख सकते हैं, कई दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की जगह एक दायित्व समझा जाता रहा है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे उत्पादक परिसंपत्ति में परिणत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में औद्योगिकी और कृषि मजदूरों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह पर संसाधनों के खर्च द्वारा। अब देखो, हमें क्या है, अपनी जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या, उसको बोझ नहीं समझना है, उसको एक सकारात्मक रूप में लेना है। कि क्या है, हमने क्या, जब हमारी जनसंख्या बढ़ी तो हमारे में एक वो हुआ कि नहीं, हमें सबको पढ़ाना है, सबके लिए स्कूल बनाने हैं, तो यह सब कार्य करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी था, सबको शिक्षा देनी है, सबको पढ़ाना है, सबको स्वास्थ्य संबंधी हमें जो हैं सबको स्वास्थ्य संबंधी हमें देना है, जैसे हॉस्पिटल्स होने चाहिए और जो समय समय पर लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा की ओर भी, जैसे अब फैक्ट्रियां लग रही हैं, उन फैक्ट्रियों में आप किन चीज़ों को बना सकते हो, ये सब चीज़ें जो हैं हमें अपने जो लोगों को हैं जागरूक करना है और उनको इस बारे में शिक्षा देनी है।
अब यहाँ पर एक कहानी है, सकल की कहानी। दो दोस्त विलास और सकल एक ही गांव सेमापुर में रहते हैं। सकल की उम्र 12 साल की थी। उसकी माँ शीला गृहस्थी का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। सकल घरेलू कामकाज में अपनी माँ की सहायता करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखरेख करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था, लेकिन नौकरी न मिलने के कारण वह घर में बेकार बैठा था। बूटा और शीला चाहते थे उनका बेटा सकल शिक्षित हो। वे उस गांव के विद्यालय के नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने आसानी से प्रवेश पा लिया। उसे पढ़ना आरंभ किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतु मना लिया। उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर का व्यावसायिक कोर्स कराने हेतु कर्ज लिया। सकल प्रतिभाशाली था और शुरू से ही अध्ययन में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन से और जोश से अपना कोर्स पूर्ण किया। कुछ समय के बाद उसे एक निजी फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए तरह के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर में फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से खुश होकर उसे पदोन्नति दी। अब ये देखो, ये क्या है, दो बच्चों की कहानी आपने देखी, विलास और सकल की। तो विलास क्या था? विलास जो था अपने घर में ही रहता था। वो घर के कामकाज में भी अपनी माँ की सहायता करता था। पर जो क्या था कि सकल था, वो पढ़ने का शौक रखता था, तो उसके पिता ने उसको पढ़ाया और देखो किस तरह से उसने कंप्यूटर कोर्स किया और फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया। बच्चों, आपने एक पिक्चर देखी होगी, कुछ समय पहले एक पिक्चर आई थी, अपना घर उसका नाम था। उसमें अभिषेक बच्चन ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था और जिसको उसने एक बाहर की कंपनी को बेचा था, जो जिससे उसको उस कंपनी को करोड़ों का फ़ायदा हुआ था। तो उस करोड़ों के फ़ायदे से उसने अपना घर वापस ले लिया था। जो उनका घर जो है बिक गया था, वो नीलाम हो रहा था, उसने वो घर अपना छुड़ाया था। तो देखो, पढ़ाई लिखाई हमारे कितने काम आती है। तो इसीलिए पढ़ लिख कर क्या है, हम ये नहीं कहते, जब आप पढ़ लिख जाओगे तो आप खुद कितनी चीज़ों का निर्माण कर सकते हो। यही इस कहानी के माध्यम से आपको सिखाया है कि हमें पढ़ लिख कर जो है नई नई चीज़ों का निर्माण करना है, बनाना है, जो हमारे लिए फायदे वाली है। अब एक विलास की कहानी, अब देखो वो सकल की कहानी थी, अब ये विलास की कहानी। विलास जो था सकल के ही गांव का 11 साल का एक लड़का था। उसके पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब मात्र 2 साल का था, उसके पिता का देहांत हो गया। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया। वह जमींदार के तालाब में मछलियाँ खरीदती और नज़दीक की मंडी में बेचती। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में 20 रुपए से 30 रुपए तक कमाती थी। विलास गठिया का मरीज बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसको किसी डॉक्टर को दिखा सकती। वह विद्यालय भी नहीं जा सका और उसकी क्या था, पढ़ाई में भी रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की सहायता करता और अपने छोटे भाई मोहन की देखरेख करता। कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई और उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए विवश हो गया। अपनी माँ के जैसे वह भी कम ही कमा पाता था। अब देखो, दोनों बच्चों की कैसी लाइफ थी। एक बच्चा जब पढ़ने वाला था तो उसके माता पिता ने उसको पढ़ाया, अच्छा इंजीनियर बनाया, और दूसरी तरफ उसके पास कुछ नहीं था और उसकी रुचि भी नहीं थी। जब तक आपके अंदर रुचि नहीं होगी किसी चीज़ की, तब तक आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए बच्चों को समय समय पर आप देखते हो स्कूल में आपके यहाँ पर जो है एक नाटक के माध्यम से या कोई फिल्म दिखाकर या आपको जो है दर्शनीय स्थल पर ले जाते हैं, ताकि आप दूसरे बच्चों को भी बताओ कि हाँ, हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाने से हमें कितने फ़ायदे होते हैं।
कि हम स्कूल के अध्यापक अध्यापिका हमें घुमाने भी ले जाते हैं और दिखाते भी हैं, और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और अब जैसे बहुत से बच्चों के पास खाने को नहीं होता, तो अब क्या है, हमारे विद्यालयों में मिड डे मील जो है वो शुरू किया गया है, जिससे क्या है कि बच्चे सोचते हैं हम खाने, और बच्चों को यूनिफॉर्म दी जाती हैं, स्कूल में बच्चों को बुक्स भी दी जाती हैं, ताकि बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि वो पढ़ाई लिखाई करें। अब आप आगे देखो, इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन से हमने जाना कि सकल विद्यालय जाता था जबकि विलास नहीं गया। सकल शारीरिक तौर पर क्या था, हष्टपुष्ट था और स्वस्थ था, उसे बार बार चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री ली थी, सकल को एक निजी फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही धंधा करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ के जैसे परिवार को पालने पोसने हेतु उसकी आयु बहुत कम थी, क्योंकि देखो वो 10 साल 11 साल का बच्चा था, और उसके ऊपर कितनी जिम्मेवारी थी कि उसको अपनी माँ को देखना है, अपने छोटे भाई को देखना है। तो उस दूसरी तरफ क्या था, सकल, उसको पढ़ने की भी रुचि थी, तो उसके माता पिता ने उसको पढ़ाया। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता में वृद्धि की। इससे उसकी कुल उत्पादकता बढ़ गई। कुल उत्पादकता राष्ट्र की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के तौर पर अथवा फिर उसकी पसंद के किसी अन्य रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है। विलास को उसके जीवन के शुरुआती भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाई। वह अपनी माँ की तरह मछलियाँ बेचकर अपना जीवन चलाता था, इसीलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल मजदूर का पारिश्रमिक पाता था। अब देखो, दोनों बच्चे हैं। एक बच्चे को जो है, जब उसने मेहनत की, पढ़ाई की और सफल हुआ बाद में अपनी जीवन में, ऐसे ही वो बच्चा क्या था, दूसरा विलास, उसको शुरुआत में ही उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो क्या हुआ, वो भी बड़े होकर अपनी माँ की तरह ही काम करने लगा, और ना उसको स्कूल मिला, ना उसको स्वास्थ्य सेवाएं मिली, वो बीमार भी हो गया और एक मजदूर बनकर ही रह गया। मानव संसाधन में चिकित्सा और सेवा के शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में अच्छे प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। अब देखो, जब बच्चों को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो क्या है, वो भविष्य में एक अच्छे इंसान बनेंगे, और अपने देश के लिए अपना विकास तो वो करेंगे, अपने साथ साथ वो अपने देश का भी विकास करेंगे। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश के जैसे ही है। व्यक्ति शेयरों तथा बॉन्डों में भविष्य में उच्च प्रतिफल की उम्मीद से निवेश करता है। अब जैसे आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना है, जब लोग किस लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि उनका पैसा वहाँ से उनको डबल वापस मिलेगा। अब हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपना भविष्य सुनहरा बनाएंगे, तो हम इसलिए उन पर निवेश करते हैं, तो वो भी हमें डबल ही हुआ ना हमारे लिए। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया, भविष्य में ऊंची आमदनी और समाज को वित्तीय योगदान के तौर पर अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें खुद भी शिक्षा की अहमियत को अनुभव किया होता है। वे सही पोषण और स्वच्छता को लेकर भी संचेत होते हैं। इसी तरह अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं। इस प्रकार हम एक मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत खुद भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित हालात में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र निर्मित कर लेते हैं तथा अपने बच्चों को स्वयं की तरह सुविधाओं से वंचित रखते हैं। देखो, यह एक धारणा है।
पर आज की यह धारणा एक तरह से बदलती जा रही है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो भी चाहते हैं आज के समय में, जब हमारे स्कूलों में इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, तो आज हर व्यक्ति चाहता है मेरा बच्चा जो है वो स्कूल में जाए। लेकिन पहले क्या था कि जो बच्चे थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वही अपने बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते थे। अब जैसे जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया, उनके पास प्राकृतिक संसाधन का अभाव था। यह विकसित धनी देश है, वे अपने देश हेतु जरूरी प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। उन्होंने कैसे समृद्ध शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे दूसरे संसाधनों का कुशल इस्तेमाल किया है। इन लोगों द्वारा विकसित कुशलता और प्रौद्योगिकी से ये देश धनी विकसित बने। अब देख, जैसे अब क्या था, जापान देश में आपको पता है बच्चे, बहुत कम बिल्डिंग्स थी, वहां पर सिर्फ लकड़ी के ही घर होते थे। कि आज के समय में भी आप अगर वहाँ जाओ या वहाँ के बारे में पढ़ो तो वहाँ पर लकड़ियों के घर बनते थे, क्योंकि वहाँ की जो प्राकृतिक वो थी कि वहाँ पर बहुत जल्द भूकंप आते थे, वो होता था, तो वो स्थिति वहाँ की अच्छी नहीं थी। लेकिन उन्होंने क्या, मानव संसाधन पर जोर दिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और बहुत इंटेलिजेंट बनाया। तो इसीलिए आज क्या है, वो लोग बहुत विकसित हैं और एक धनी देश है वो। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, विलास और सकल जैसे लोग अलग अलग क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने पाया कि विलास मछलियां बेचता था और सकल एक फर्म में नौकरी करता था। क्रियाकलापों को 3 मुख्य क्षेत्रों को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक में हम विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के तहत कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, खनन व उत्खनन शामिल हैं। अब देखो क्या है, दोनों बच्चे अलग अलग जो हैं, एक पढ़ रहा था और एक मछलियां बेच रहा था, एक फर्म में नौकरी कर रहा था और दूसरा मछलियां बेचता था। तो हमने इनको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। प्रथम प्राथमिक के तहत क्या था, प्राथमिक में आपके क्या आता है, कृषि आती है, वाणिज्य आता है, मछली पालन आता है, पशुपालन आता है, मुर्गी पालन आता है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या है, विनिर्माण सम्मिलित हैं। और तृतीयक में आपके क्षेत्र में क्या आते हैं, परिवहन, व्यापार, संचार, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन सेवाएं इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप क्या हैं, आपके राष्ट्रीय आमदनी में मूल्यवर्धन करते हैं। इन क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं भी कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं के 2 हिस्से होते हैं, बाजार क्रियाएं एवं गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन अथवा लाभ के मकसद से की गई क्रियाओं हेतु पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवाएं, सेवा समेत वस्तु अथवा सेवाओं का उत्पादन सम्मिलित है। और गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय सब उपभोग हेतु उत्पादन है। इनके तहत प्राथमिक उत्पादों का उपभोग एवं प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। अब देखो किस तरह से हमने इनको बांटा। पहले में आपके क्या था, कृषि पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन, और दूसरे में आपका आया विनिर्माण, और तीसरे में हमने किसमें, जैसे हमारा परिवहन है, व्यापार है, बैंकिंग है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनको हमने शामिल किया। तो ये आपको समझ आया इन्होंने किस तरह से हमारे जो हैं आर्थिक क्रिया को और हमारे बाजारों को किस तरह से बढ़ाया। अब एक आप चित्र देख रहे हैं, चित्र 2.3। क्या आप इस चित्र के आधार पर क्रियाकलाप को 3 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं? अब आप देख रहे हो एक जगह फैक्ट्री लगी हुई, एक जगह व्यक्ति ट्रैक्टर से जो है क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। दूसरा जो है पानी के जहाज में एक जगह से दूसरे जगह पर हमारा सामान लेके जा रहे हैं। तो यह तीनों चीज़ें
अलग अलग आपने इस चित्र में देखी। अब आप एक और देखिए, अपने निवास क्षेत्र के नज़दीक स्थित किसी गांव की कॉलोनी में जाओ और उस गांव या कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले भिन्न भिन्न क्रियाकलापों का अवलोकन करें। अगर यह मुमकिन नहीं है तो अपने पड़ोसियों से पूछें कि उनका व्यवसाय क्या है। उनके कार्य को आप 3 क्षेत्रों में किस क्षेत्र में रखेंगे? बताइए कि ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं हैं अथवा गैर आर्थिक। विलास गांव के घर में मछली बेचता है। विलास अपने परिवार हेतु खाना पकाता है। और सकल क्या है? एक निजी फर्म में काम करता है। अब आप आगे देखो, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक वजहों से परिवार में औरतों एवं पुरुषों के मध्य श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर औरतें क्या करती हैं? घर का काम देखती हैं और पुरुष घर से बाहर जाकर जो है खेतों में काम करते हैं या फर्म्स में काम करते हैं। जैसे सकल की माँ शीला खाना बनाती थी, बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी और घर की सफाई करती थी और अपने बच्चों की देखरेख करती थी। सकल के पिता बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन अर्जित करते हैं। ऐसा सभी परिवारों में ऐसा ही होता है। मोस्टली परिवारों में बच्चों आप देखोगे, आप अपने ऊपर भी देखो तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी मम्मी घर पर रहकर घर का काम करती हैं और कुछ की मम्मी तो आज के समय में बाहर जाकर नौकरी भी करती हैं। तो जो पिता हैं वो घर के बाहर जाकर काम करते हैं और अपने घर में धन लेकर आते हैं, जिससे वो अपने घर का पालन पोषण करते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण हेतु जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। अब आपकी मम्मी अगर घर में काम करती है तो उनको वेतन थोड़ी मिलता है, वेतन तो नहीं दिया जाता है। वो अपने घर का काम स्वयं अपनी मर्जी से करती हैं। बूटा धन अर्जन करता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण में खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले कोई भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जो कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग है। अब देखो, जैसे अब बच्चे हो, आप अपने मम्मी की हेल्प करते हो तो ये थोड़ी है कि अब आप उनसे मांगोगे हमने आपकी हेल्प की, हमें सैलरी दो, या आपकी मम्मी घर का काम कर रही हैं तो आपके पापा से सैलरी थोड़ी लेती हैं और फिर आपके पापा जो पैसे कमाते हैं उससे वो आपकी स्कूल की फीस भर रहे हैं, आपके लिए खाना, फल, सब्जियां ये सब ला रहे हैं। तो यह सारी चीज़ें हमारी जो हैं राष्ट्रीय आय में इनको हम शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो चीज़ें अब फल है, सब्जियां हैं, ये जो उग रही हैं, ये हमारे जो हैं राष्ट्रीय सेवाओं का एक योग है। विलास की मां गीता मछली बेचकर आमदनी कमाती थी। इस प्रकार महिलाओं को उनकी सेवाओं हेतु तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कुछ आप में से कुछ की मम्मी अब बाहर जाकर काम करती हैं तो वो वहाँ पर उनको उनके काम के पैसे मिलते हैं। घर के काम में जब कोई भी महिला काम करती है उसको जो है पैसे नहीं दिए जाते हैं। उनके पुरुष सहयोगी की तरह उनकी आमदनी उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर तय की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों को बेहतर इस्तेमाल में मदद करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आमदनी के प्रमुख निर्धारण हैं। ज़्यादातर महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। ज़्यादातर महिलाएं वहीं काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा की कमी होती है। अनियमित रोजगार और निम्न आमदनी इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखरेख और दूसरे सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं महिलाओं को प्राप्त होती हैं।
अब जैसे बच्चों, जब महिलाएं काम करती हैं, अगर वो माँ बनती हैं तो उनको क्या है, छुट्टी मिलती है, ऐसे जो है, और फिर उन छुट्टी के बदले में उनको क्या है, वेतन भी दिया जाता है। अब आप आगे देखें, संगठित क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा उन्हें सर्वाधिक अपनी ओर खींचती है। कुछ महिलाओं ने पारिश्रमिक और दूसरी सेवाओं में प्रवेश किया जिनमें वैज्ञानिक और के उच्च स्तर की ज़रूरत पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से ज्ञात करें कि वह क्या बनना चाहती है। अब जैसे धीरे धीरे हमारे जब देश का विकास हुआ तो महिलाओं ने भी क्या है, पढ़ाई पर पढ़ना लिखना शुरू किया। पहले के समय में तो लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, बस इतना ज्ञान दे दिया जाता था कि जिससे उनको थोड़ा बहुत हिसाब किताब करना आ जाता था। पर आज के समय में क्या है, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। चाहे आज आप देख रहे हो, लड़कियां हवाई जहाज भी चला रही हैं, फैक्ट्रियां भी चला रही हैं। तो आज आप क्लास में, अब जैसे आपके 10 लड़के हैं तो 10 लड़कियां हैं, तो आप लड़कियों से पूछ सकते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, हर क्षेत्र में आज के समय में लड़कियां जो हैं लड़कों के बराबर हैं। आगे देखो, जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं देश के लोगों द्वारा हासिल किए गए कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। देखो, अच्छी जनसंख्या तभी काउंट होती है कि जब देश में रह रहे लोग पढ़े लिखे हैं और स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश की जनसंख्या आज के समय में अगर 2 करोड़ है तो उसमें से क्या हो, 1,70,00,000 लोग तो बीमार हैं, हालात ऐसे, 30 लाख लोग जो हैं वो ही सिर्फ काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, वो देश एक अच्छा देश नहीं कहलाएगा। एक अच्छा देश तब कहलाएगा जब वहाँ के लोग पढ़े लिखे और स्वस्थ होंगे। तो जनसंख्या की गुणवत्ता आखिर देश की समृद्धि दर तय करती है। साक्षर और स्वास्थ्य जनसंख्या संपत्तियां मानी जाती हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जब आप स्वस्थ होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तभी आप एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। शिक्षा, आगे देखिए, शिक्षा। अपने जीवन के शुरुआती वर्षों की की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के तौर पर उसे फल दिया। हमने पाया कि शिक्षा सकल के विकास हेतु एक अहम आगत था। इसने उसके लिए एक नए क्षितिज खोले, नई आशाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल हेतु अपितु समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाती है और प्रशासन की कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारणा और गुणवत्ता देने का प्रावधान किया गया है तथा इस मामले में लड़कियों पर विशेष बल दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय स्कूल जैसे प्रगति निर्धारक स्कूलों की स्थापना की गई। बड़ी बड़ी संख्या में हाई स्कूल के छात्रों को ज्ञान और कौशल से जुड़े व्यवसाय उपलब्ध कराने हेतु व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई। शिक्षा पर योजना परिचय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 99,300 करोड़ रुपए हो गए। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के तौर पर शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 2019-20 में 3.1% हो गया। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजट अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7% बताया गया है। अब देखो किस तरह से, जैसे अब सकल की शिक्षा पर निवेश किया गया तो बाद में क्या हुआ, वो पढ़ लिख कर
अच्छा वेतन उसको मिलने लगा, उसको अच्छा फल मिला। इसीलिए बच्चों, आज तो आप अभी 9th क्लास में हो, अगर आप आज से ही अपना लक्ष्य बना लो कि हमें पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना है, तो आप देखोगे कि आप जब पढ़ लिख कर किसी भी क्षेत्र में जाओ तो उस क्षेत्र की गुणवत्ता को हासिल करो। ये नहीं कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आए, ये ज़रूरी नहीं होता। जिन बच्चों के कि 100 में से 100 आएंगे अंक, वही जो है एक अच्छा स्टूडेंट माना जाएगा। उस चीज़ में आप किसी भी विषय को पढ़ रहे हो, जैसे आप आज ये अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो या मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, हम ये नहीं कहते कि जिस भी विषय को पढ़ो आप उसको अच्छे से पढ़ो, उसको समझो, और किसी एक फील्ड में आपको जो है खड़े होना है, वहाँ पर आपको जो है अच्छी नौकरी मिले, अच्छे आप जो है अपने देश के लिए और अपना विकास आपके अपने विकास के बारे में सोचोगे तो साथ साथ आपके देश का भी विकास आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों, आपको आज आपको आपके पास सिर्फ एक आज के समय में एक काम है कि आपको पढ़ना है, आपको और कुछ नहीं करना। पढ़ाई के साथ साथ आप खेल कूद पर ध्यान देते हो, बाकी आपसे कोई घर के काम नहीं करवाता है, या आपको कोई ये नहीं कहता है कि आपने अब जैसे आप सुबह 8 बजे से 1 बजे तक स्कूल में हो तो स्कूल से घर जाओ और फिर आप नौकरी करने जाओ। ऐसा आपको कोई भी, किसी के माता पिता ये बात नहीं कहते होंगे। सब यही कहते होंगे आप स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, और जिस भी क्षेत्र में आप कुछ बनना चाहते हो तो आप बनो। और फिर इसके बाद आप देख सकते हो कि किस तरह हमारी सरकार ने योजनाएं बनाई, पंचवर्षीय योजना बनाई, और उसमें किस तरह से जो है शिक्षा पर व्यय किया गया। फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने भी एक बजट बनाया, उस बजट में भी जो है शिक्षा पर कितना जो है उन्होंने व्यय किया। अब आप देख सकते हो कि साक्षरता जो है वो प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, अपितु यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का सही तरह से पालन करने और अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में साक्षरता दर करीब 14.4% अधिक है, और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 14.2% ज़्यादा है। वर्ष 2011 में केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 96.2% है, जबकि बिहार में 70.9% ही है। वर्ष 2015-16 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 लाख से भी ज़्यादा गांवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में ख़त्म करने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है। 6 से 14 साल वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक अहम कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध शुरुआत है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु सेतु पाठ्यक्रम तथा स्कूल लौटी शिविर प्रारंभ किए गए। कक्षा में 5 बच्चों की उपस्थिति को प्रोत्साहन देने, बच्चों के धारणा तथा उनकी पोषण स्थिति में भी सुधार हेतु दोपहर के भोजन की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। अब आप देख रहे हो कि किस तरह से सरकार ने नियम बनाए कि हमें 6 साल से लेके और 14 साल तक के बच्चों को सभी बच्चों को हमें स्कूल में शिक्षा देनी ही देनी है। तो यह हमारी पहली प्राथमिकता थी। फिर इसके बाद हम आपको बारी बारी बता रहे हैं कि आजकल स्कूलों में मिड डे मील की भी जो है वो किया गया, जिससे क्या है बच्चों को, माता पिता को कहा गया कि आप अपने जो
अपने बच्चों पर पैसे, जो जिनकी आय बहुत कम है, उन लोगों के लिए, उन लोगों को यह समझाया गया कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजो पढ़ने के लिए, हम उनको खाना भी देंगे, हम उनको किताबें भी देंगे, उनको यूनिफॉर्म भी देंगे। तो क्या है, ये एक हमारा साक्षर अभियान है जिसके अंतर्गत हमें लोगों को, सबको पढ़ना ज़रूरी है, बताना है, और इसके लिए हमें यह सब नियम हमने बनाए। अब जैसे 12वीं योजना में उच्च शिक्षा के 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 26.3 तक की बढ़ोतरी हुई। जब ऐसे सरकार कुछ नियम कानून बनाती है तो लोगों को वो समझ आते हैं, तो उससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है, उनको अपना फ़ायदा नज़र आता है, तो वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। और जिससे क्या है, देखो, जब 12वीं योजना में उच्च शिक्षा क्या हुई, 18 से 23 वर्ष वालों में 26.3 तक की बढ़ोतरी हो गई। विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में बढ़ोतरी, गुणवत्ता, राज्य हेतु विशेष पाठ्यक्रम में बदलाव को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का जाल बिछाने पर केंद्रित है। यह योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। विगत 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। 1951 से 2018-19 के मध्य कॉलेज और विश्वविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती, जो सारणी आप देख सकते हैं 2.1 यह सारणी दी गई है। इस सारणी में क्या है, उच्च शिक्षा के संस्थानों की संख्या, नामांकन और संकाय। अब इसमें आप देख सकते हो कि वर्ष 1950-51 में महाविद्यालयों की संख्या थी 750, और यही आप देख सकते हो 2018-19 में 39,931। तो यह कितनी ज़्यादा है। विश्वविद्यालयों की संख्या 1950-51 में 30 थी और आज के समय में 993 है, और विद्यार्थी उस समय 63,000 थे। आज के समय में देखो विद्यार्थियों की संख्या 3,73,99,388 आज के समय में विद्यार्थी जो हैं शिक्षा ले रहे हैं। और यही जो शिक्षक हैं हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, वो उस समय 24,000 थे 1950-51 में। आज के समय में 14,16,299 है। तो यह इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो है बढ़ोतरी की है। अब आप स्वास्थ्य का देखो। फर्म का मकसद लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्या आप सोचते हैं कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के चलते स्वश्रमिकों के समान काम नहीं कर पाए? किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को हासिल करने तथा बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में योग्य नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपनी कल्याण करने का एक अनिवार्य आधार है। इसीलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी राष्ट्र की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी आबादी के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर ज़्यादा ध्यान देते
देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवाओं तक इनकी पहुंच को ज़्यादा सरल बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने शासकीय तथा निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं हेतु अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। अब एक आप चित्र भी देख रहे हो, स्वास्थ्य की जांच के लिए एक पंक्ति में खड़े हुए बच्चे। अब आप देख सकते हो कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आप जब कोई भी स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर समय समय पर डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, बच्चों का हेल्थ चेकअप होता है कि बच्चे ठीक हैं। और हमारे यहाँ पर मुफ्त में डिस्पेंसरियों में टीकाकरण भी है, जो बच्चों को मुफ्त में जब बच्चे पैदा होते हैं उनको टीके लगाए जाते हैं कि जिससे उनका स्वास्थ्य जो है ठीक रहे। और जब आप नौकरी के लिए जाते हैं, सबसे पहले जब आप नौकरी के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या कहा जाता है कि आप अपना मेडिकल चेकअप दिखाइए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। कोई भी फर्म, नौकरी, सरकारी या गैर सरकारी कंपनी है, वो व्यक्ति के हेल्थ चेकअप के बिना उन्हें नौकरी नहीं देती है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति जो काम करता है वो अस्वस्थ व्यक्ति काम नहीं कर सकता, चाहे वो भार उठाने का है या वो टेबल पर बैठकर पेन चलाने का है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे देश की जनसंख्या स्वस्थ होगी तभी हमारे देश का विकास अच्छा होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर साल 2014 में 68.3 वर्ष ज़्यादा हो गई। शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से कम होकर 216 में 34 पर आ गई। देखो, पहले हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर कितनी ज़्यादा थी और आज ये 14 पर आ गई 2016 में। उसी अवधि में अशोधित जन्म दर कम होकर जो है 20.4 और मृत्यु दर कितनी हो गई 6 इसमें भी कमी आई कि जब लोगों को समझाया गया कि आपको अच्छा खाना खाना है, अपने घर में साफ सफाई रखनी है, स्वच्छ पानी पीना है, तो उससे क्या है, मनुष्यों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो क्या है, आपके देश का विकास भी अच्छा होगा। अब आगे आप देख सकते हैं, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। अब आप इस बात को समझो, शिशु मृत्यु दर क्या है, 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से। और जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या। मृत्यु दर से अभिप्राय है एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से। अब ये आपको जन्म दर और मृत्यु दर का समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर एक और सारणी देख सकते हैं। यह सारणी है आपकी संबंधित वर्षों की स्वास्थ्य आधिकारिक संरचना। H है उपकेंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य औषधालय एवं अस्पताल आप देख रहे हैं। फिर बिस्तर है सरकारी, भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत डॉक्टर, नर्सिंग, ANS जमा RNA एवं RML HV। और 2013, 14, 15, 16, 17, 18 में आप इनकी संख्या को देख सकते हो। ANM ऑक्सिलरी नर्स, हाइड्रिस RN and RM रजिस्टर्ड नर्सिंग एंड रजिस्टर्ड मिडवाइज, LHV लेडी हेल्थ विजिटर्स, इन सब का आपको पूरा नाम बताया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2013, 14, 15, 16, 17, 18 में क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य गुप्तचर ब्यूरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इनके बारे में आप यहाँ पर उसमें आप सारणी में देख सकते हैं। अब क्या है, भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं हैं। भारत में कुल 529 मेडिकल कॉलेज तथा 313 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। अब देखो हमारे यहाँ पर कितने राज्यों में मेडिकल हैं।
हैं और सबसे ज़्यादा 4 राज्यों में हैं। वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अब आप ये बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। सकल की माँ शीला गृहस्थी के कामकाज और बच्चों की देखरेख तथा कृषि के कार्य में अपने पति बूटा की सहायता करती थी। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने में बिताते थे। क्या शीला या जीतू अथवा सीतू को बेरोजगार कहा जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? तो जो छोटे बच्चे थे अभी, वो सकल से भी छोटे थे, इसीलिए हम उनको बेरोजगार नहीं कहेंगे। बेरोजगार उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने हेतु इच्छुक लोग रोजगार हासिल नहीं कर सकते हैं। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं, उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती और न ही उनको बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी आयु 15 वर्ष से 59 साल के मध्य है। सकल के भाई और बहन इस वर्ग में नहीं आते हैं, इसीलिए उन्हें हम बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। अब आपने देख लिया बेरोजगार हम किसको कहते हैं? जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष की होती है। आपने देखा है हमारे यहाँ पे अगर बच्चों को 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर काम पर रखा जाता है तो उनको हम बाल मजदूरी के तहत गिरफ्तार भी कर सकते हैं और उनको हम सजा भी दे सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों से घर के काम नहीं या बाहर कहीं भी काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का कार्य सिर्फ क्या है? पढ़ाई लिखाई करने का। अब आपने देखा आगे कि सकल की माँ शीला परिवार हेतु काम करती है। वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक काम करने की इच्छा नहीं रखती है, क्योंकि उसके पास घर में इतना काम है कि वो बाहर जाकर कैसे काम करे। उसे भी बेरोजगार हम नहीं कह सकते। सकल के दादा दादी नाना नानी इसका नहीं है तो हम उन्हें भी हमने उनके बारे में पढ़ा ही नहीं तो हम उन्हें कैसे बेरोजगार कह सकते हैं। तो भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय इलाकों में बेरोजगारी है, फिर भी ग्रामीण और नगरीय इलाकों में बेरोजगारी की प्रकृति में फर्क है। ग्रामीण इलाकों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादातर शिक्षित बेरोजगार हैं। तो भारत में क्या है? ग्रामीण और नगरीय इलाकों में बेरोजगार हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी इलाकों में क्या है? बेरोजगारी की प्रकृति में आपको फर्क दिखेगा। ग्रामीण इलाकों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है और नगरीय क्षेत्रों में क्या है? ज़्यादातर लोग जो हैं वो शिक्षित बेरोजगार हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग साल के कुछ माह में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे किसान लोग होते हैं, किसानों की होते हैं जिनको सिर्फ खेती बाड़ी का ही काम आता है, क्योंकि जब फसल लगती है तो वो कुछ समय के लिए लगती है और जब खेत खाली पड़े होते हैं तब उन लोगों को काम नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे बारिश के दिनों में बिल्डिंगें इमारतें बन रही हैं तो मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, काम रुक जाता है, तो फिर वो लोग क्या कहलाते हैं? मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। अब क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी के तहत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा सामान्यतः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की ज़रूरत होती है परंतु उसमें 8 लोग जुड़े होते हैं। इनमें 3 लोग क्या हैं? अतिरिक्त हैं। ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करता है। यदि 3 लोग कम कर दिए जाएं तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की ज़रूरत है और 3 को अलग से रखा गया तो वो किसके अंदर आ गया? प्रच्छन्न में। अब जैसे जहाँ 5 लोगों का काम है वहाँ 8 को रख लिया तो पैसे क्या है? वो डिवाइड हो गए ना उतने। तो फिर कि हम तो जी इतने ही पैसे देंगे, ये आप चाहे 5 मिलकर करो 8 मिलकर करो, तो फिर वो किसके अंतर्गत आ गए? प्रच्छन्न के अंतर्गत। शहरी इलाकों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है।
मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री अनेक युवक बेरोजगार प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई। मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातक युवकों में बेरोजगारी ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभास जनशक्ति स्थिति सामने आई है। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति की अधिकता के साथ ही कुछ दूसरे श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी योग्यता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है और दूसरी तरफ आर्थिक समृद्धि हेतु आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। अब जैसे शहरी इलाकों में क्या है, शिक्षित बेरोजगारी सामने आई है। अब शिक्षित बेरोजगारी कैसे सामने आई कि पढ़े लिखे लोगों को जब नौकरियां नहीं मिलती हैं तो वो हमारी शिक्षित बेरोजगारी आती है। बेरोजगारी से शक्ति संसाधन का ह्रास होता है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते हैं, बेरोजगारी के चलते दायित्व बदल जाते हैं। युवकों में निराशा, हताशा की भावना उत्पन्न होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए समुचित मुद्रा नहीं होती है। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ हैं, यह एक बड़ी सामाजिक फिजूल खर्ची है। अब देखो, बेरोजगारी क्या है, हमारी मानव शक्ति का ह्रास होता है कि लोगों को काम चाहिए, काम नहीं मिलता है, वो परेशान हो जाते हैं और उनका जो है मनोबल गिरता है कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। तो क्या है, बेरोजगारी से हमारी जो है शक्ति का ह्रास हो रहा है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ बढ़ता है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को केवल जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम कमी आती है और स्कूल व्यवस्था से अलगाव में वृद्धि होती है। इसीलिए किसी अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास पर बेरोजगारी का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में बढ़ोतरी मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का द्योतक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी तरीके से नियोजित किया जा सकता था। यदि लोगों को संसाधन के तौर पर प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था हेतु दायित्व बन जाएंगे। अब देखो किस तरह से है, जो लोगों का जब लोगों को काम नहीं मिलेगा और वो पढ़े लिखे होंगे तो क्या होगा, वो एक बोझ ही बनकर रह जाएंगे। सांख्यिकी तौर पर भारत में बेरोजगारी की दर जो है वो बहुत ही कम है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती जो है वो नियोजित लोगों में की जाती है। वे साल भर काम करते प्रतीत होते हैं परंतु उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा लगता है कि ये काम उन लोगों पर थोपे जाते हैं। इसीलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई दूसरा काम करना पसंद नहीं करते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते हैं, वे किसी भी काम से संबंध हो जाना चाहते हैं, चाहे उससे उनको कितनी भी आय हो। अपनी इस आय से वे किसी प्रकार का जीवन यापन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, कोई व्यक्ति है वो कहेगा नहीं जी मुझे इतनी सैलरी चाहिए तभी मैं काम करूँगा, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं गरीब लोग, वो नहीं खाली बैठ सकते कि उनको पता है मुझे अपने घर में बच्चों को खाना देना है। तो उनको अगर जैसे कोई मजदूर है, आज बिल्डिंग बनाने का काम नहीं मिल रहा, तो अगर कोई उनको कहेगा कि मेरा सामान इधर से उधर ले जाओ, उसके लिए उसको जितने भी पैसे मिले वो वह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। हालांकि सभी लोगों की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह खेती क्षेत्र में परछन बेरोजगारी होती है, परंतु जो भी उत्पादन होता है उसमें संपूर्ण परिवार की भागीदारी होती है। खेत में काम करने की साझेदारी और उत्पादित फसल में भागीदारी की धारणा ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, परंतु इससे परिवार
की गरीबी नहीं घटती तथा प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की खोज में गांवों से शहरों की तरफ प्रवास करते हैं। अब कुछ लोग क्या है, उनको अगर अपने शहर में काम नहीं मिल रहा है तो वो दूसरी जगह चले जाएंगे काम की तलाश में, खाली कोई भी नहीं बैठता है। आइए उपयुक्त तीनों क्षेत्रों में हम रोजगार के परिदृश्य की बात करें। कृषि का सर्वाधिक जो अवशोषण करने वाली अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। विगत वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के चलते कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में बहुत ही गिरावट आई। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में चला गया। द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का अधिशोषण हुआ। तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी सूचना अभिशोषण, तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी सूचना जैसी नई सेवाएं सामने आई। तो देखो, जैसे अब कृषि में हम क्या है, बहुत से काम जो हैं खेती बाड़ी के मशीनों से करने लग गए। तो जब मशीनों से कार्य होने लगा तो वहाँ पर जो कृषि करने वाले लोग थे वो गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ आए। तो शहरों में क्या है, फैक्ट्रियों में काम करने लगे और जो उनको काम मिला वह वो काम करने लगे। इसीलिए क्या हुआ कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी में जो है बहुत सी चीज़ें सामने आई। आइए जानने हेतु एक कहानी पढ़ें कि किस तरह लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था हेतु परिसंपत्ति बन जाते हैं। तो अब आप एक गांव की कहानी पढ़ें। एक गांव था जिसमें कई परिवार रहते थे। हर एक परिवार इतना उत्पन्न कर लेता था कि उसके सदस्य खा पी सके। परिवार के सदस्य अपने वस्त्र बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस प्रकार प्रत्येक परिवार अपनी ज़रूरतें खुद ही पूरी कर लेता। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का निर्णय किया। लड़के को नज़दीक के कृषि महाविद्यालय में दाखिला मिल गया। कुछ समय बाद वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गाँव वापस लौट आया। वह इतना सृजनात्मक सिद्ध हुआ कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया जिसमें गेहूं की उपज में बढ़ोतरी हो गई। इस प्रकार गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और इसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल नज़दीक के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा फायदा हुआ जिसे उन्होंने आपस में वितरित कर लिया। इस सफलता के प्रेरित होकर कुछ समय बाद गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक आयोजित की। वे अपने बच्चों के हेतु भी बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक विद्यालय खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत का यकीन दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को विद्यालय में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की सहायता से एक स्कूल खोल दिया। नज़दीक के कस्बे से एक शिक्षक को नियुक्त किया गया। इस गांव के सभी बच्चे विद्यालय जाने लगे। कुछ समय बाद गांव का एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए वस्त्र सीने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले वस्त्र पहनना चाहते थे। इस प्रकार दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक असर हुआ। किसानों को वस्त्र खरीदने हेतु दूर जाने में लगने वाला समय बच गया। किसान खेतों में ज़्यादा समय लगाने लगे, इसीलिए उपज में वृद्धि हो गई। यह समृद्धि की शुरुआत थी। किसानों के पास उपभोग से ज़्यादा वस्तुएं थी। अब वे अपने उत्पादन गांव के बाजार में आने वाले लोगों को बेच देते थे। समय के साथ वह गांव जहां शुरू में किसी नए काम का औपचारिक और पर कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियरिंग और दूसरे तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गांव की कहानी थी जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे कठिन और आधुनिक क्रियाकलापों के स्तर के तौर पर विकसित बनाया। अब आप देखो, एक छोटा सा गांव जहां पर ना स्कूल था ना कुछ था, तो वहां के लोगों ने किस तरह से एक बच्चे को पढ़ा लिखाया, तो उसने किस तरह से खेती में क्रांति लाई, उसने कितनी अच्छी फसल की पैदावार की। फिर लोग समझने लगे कि हमें हमारे लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। और जब बच्चे उनके पढ़ लिख कर पैरों पर खड़े होने लगे तो लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारा समय भी बच रहा है, हमारी खेती भी अच्छी हो रही है और यह पढ़ाई हमारे लिए कितनी लाभदायक है। अब इस पाठ का आप सारांश देखें। हमने पढ़ा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान
आगते किस तरह लोगों को अर्थव्यवस्था हेतु परिसंपत्ति बनाने में मदद करती है। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में चर्चा की गई। हमने बेरोजगारी से संबंधित समस्याओं के विषय में भी पढ़ा। अंततः अध्याय एक गांव की कहानी के साथ खत्म होता है, जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था, पर आगे चलकर वहां रोजगार के कई अवसर उत्पन्न हो गए। तो देखो बच्चों, यह पाठ जो था आपका, इस पाठ का जो शीर्षक था संसाधन के रूप में लोग, तो आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी बच्चे आज से यह निर्णय करेंगे कि आपको पढ़ लिख कर अपना विकास करना है, अपने घर का भी विकास करना है, अपने परिवार का विकास करना है और उसके साथ साथ आपको देश के विकास में भी योगदान देना है। स्टूडेंट्स, कैसे पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, देश के लोग उसके मूल्यवान साधन होते हैं यदि वह स्वस्थ, शिक्षित एवं कुशल हों। मानवीय साधन के बिना आर्थिक क्रियाएं संभव नहीं है। यह श्रमिक, प्रबंधन एवं उद्यमी के रूप में सभी आर्थिक क्रियाओं में करता है और इस प्रकार यह उत्पादन का अभाज्य साधन है। अब प्रश्न 2 देखें आप। मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है? इसका उत्तर है, मानवीय संसाधन अन्य संसाधनों से निम्न आधार पर भिन्न है। नंबर 1, मानवीय साधन उत्पादन का एक जीवित, क्रियाशील एवं भावुक साधन है। नंबर 2, मानवीय संसाधन कार्य कराता है और अन्य साधनों को कार्यशील करता है। नंबर 3, मानवीय संसाधन उत्पादन का एक अभाज्य साधन है। नंबर 4, मानवीय साधन श्रम, प्रबंधन एवं उद्यमी के रूप में कार्य करता है। अब प्रश्न 3 देखें आप। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? इसका उत्तर लिखेंगे, शिक्षा का महत्व। मानवीय संसाधन एक देश की जनसंख्या को दर्शाता है और उसके निवासियों की कुशलता, उत्पादकता, कौशल एवं दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है। मानवीय संसाधन के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा सामान्य तकनीकी एवं चिकित्सा एवं समझ के स्तर का विकास करती है। यह मानवीय भंडार की क्षमता में भी अधिक उत्पादन के लिए वृद्धि करती है। ये लोगों की मानसिक कुशलता को भी बढ़ाती है। प्रोफेसर स्ट्रोमिलिन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा श्रम उत्पादकता में 40% में वृद्धि का कारण है, द्वितीय शिक्षा 10% एवं उच्चतम शिक्षा 300%। प्रोफेसर सेकॉमसी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा ने विकास की प्रारंभिक अवस्था में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, विशेष रूप से कृषि के आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण की तेजी दर में। शिक्षा निम्न स्तर से उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रभावपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सामान्य एवं तकनीकी शिक्षा श्रमिकों में उच्चतम आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करने में कुशलता में वृद्धि करता है, जिससे पुराने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। शिक्षा लोगों के व्यवहार एवं आचरण को आधुनिक बनाता है और तेज आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा स्वस्थ मानवीय पूंजी का निर्माण करती है, जिससे वह चुनौती वाले कार्यों को संभाल सके। अब प्रश्न 4 देखें आप। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है?
इसका उत्तर लिखेंगे, मानवीय पूंजी का एक आधारभूत तत्व स्वास्थ्य है। मानवीय पूंजी उत्पादन का एक आवश्यक तत्व है। सभी तकनीकी विकास के बावजूद भी मानवीय संसाधन उत्पादन का एक अभाज्य साधन है। आर्थिक विकास को तेज दर से प्राप्त किया जा सकता है। एक पुरानी कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता। इसीलिए शारीरिक स्वास्थ्य एक स्वस्थ मस्तिष्क को पैदा करता है। दोनों एक साथ मानवीय संसाधन की उत्पादकता एवं कुशलता में वृद्धि करते हैं। अब आप प्रश्न 5 देखें, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? इसका उत्तर लिखें, स्वास्थ्य मानव को स्वस्थ, सक्रिय, शक्तिशाली एवं कार्यकुशल बनाता है। यह सही कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग होता है। अच्छा स्वास्थ्य एवं मानसिक जागरूकता एक मूल्यवान परिसंपत्ति है जो मानवीय संसाधन को देश के लिए एक संपत्ति बनाती है। अब आप प्रश्न 6 देखें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं? इसका उत्तर है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। नंबर 1, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, वन तथा मछली पालन, कृषि, वन एवं लट्ठे मछली पालन, खनन तथा उत्खनन। और द्वितीयक क्षेत्र है उत्पादन। उत्पादन में देखेंगे आप पंजीकृत, गैर पंजीकृत, विद्युत, गैस तथा पानी की पूर्ति, निर्माण कार्य, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह शामिल होते हैं। और आप अब देखेंगे तृतीय क्षेत्र में आएगा आपका परिवार, भंडार एवं संचार। इसके अंदर आएगा इसके अंदर है परिवहन, भंडार एवं संचार। तो परिवहन में क्या शामिल होगा? रेल है, अन्य स्रोतों से परिवहन है, भंडार और संचार। दूसरा है आपका वित्तीय कहाँ से होता है आपका? बैंक, बीमा, वास्तविक संपत्ति तथा व्यवसायिक सेवाएं ये शामिल हैं। तीसरे में सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं। इसके अंतर्गत क्या आता है? सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा तथा अर्ध सरकारी उद्यम, अन्य सेवाएं। अब आप प्रश्न 7 देखें, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं जो जीविका कमाने के लिए और आर्थिक उद्देश्य से की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यह क्रियाएं उत्पादन, विनिमय एवं वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से संबंधित होती हैं। लोगों का व्यवसाय, पेशा, रोजगार में होना आर्थिक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का मूल्यांकन मुद्रा में किया जाता है। अब है आपका गैर आर्थिक क्रियाएं। यह क्रियाएं जो भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए की जाती हैं और जिनका कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं होता, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यह क्रियाएं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं सार्वजनिक हित से संबंधित हो सकती हैं। अब आप प्रश्न 8 देखें, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? इसका उत्तर है, सामान्य तौर पर महिलाओं को कम मजदूरी का कार्य प्राप्त होता है क्योंकि महिलाएं भौतिक एवं भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं। महिलाएं सामान्य तौर पर शिक्षा और तकनीकी में पिछड़ी हुई हैं। महिलाएं खतरनाक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। महिलाओं को कार्य पर सामाजिक प्रतिबंध प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। महिलाएं दूर स्थित पहाड़ी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में कार्य नहीं कर सकती हैं।
अब आप प्रश्न 9 देखेंगे। बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे? बेरोजगारी वह स्थिति है जिसके अंतर्गत कुशल व्यक्ति प्रचलित कीमतों पर कार्य करने के इच्छुक होते हैं किंतु कार्य नहीं प्राप्त कर पाते। अब आप प्रश्न 10 देखें। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्तर है इसका, यह वह अवस्था है जहां श्रमिक का भौतिक सीमांत उत्पाद शून्य होता है, यह अदृश्य होती है और अधिकतम कृषि में मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार न प्राप्त करना जैसे कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। यह आय का निरंतर साधन नहीं है। अब है प्रश्न 11। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? इसका उत्तर लिखें आप। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित लोगों में बेरोजगारी हमारे देश के लिए कड़ी चुनौती है। लाखों शिक्षित लोग बेरोजगार हैं, जिसमें 6,000 डॉक्टर, 78,000 डिप्लोमा इंजीनियर और 22,000 डिग्री इंजीनियर, 33 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर, 38 लाख और 96 लाख माध्यमिक किए हुए हैं। शिक्षित बेरोजगारी की यह दर कुल श्रम शक्ति में शामिल शिक्षित लोगों की संख्या से अधिक है। एनएसएस के सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षित लोगों में बेरोजगारी 11.9% थी, जिसमें 6.1% कुल श्रम शक्ति का है। अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी शिक्षित मानव शक्ति को प्रदर्शित करता है। बेरोजगारी सदैव बुरी है, किंतु यह हमारी शिक्षित युवाओं की स्थिति में एक अभिशाप है। हम अपने कुशल दिमाग का उपयोग करने योग्य नहीं होते। आपके प्रश्न 12। आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित करता है? उत्तर, भारत सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। भूमि की अपनी सीमाएं होती हैं, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। उद्योग को अधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता है, जिसकी हम सरलता से आपूर्ति नहीं कर सकते। हमारी जनसंख्या अधिक है और जिसे उचित शिक्षा, पेशेवर गुणवत्ता एवं कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता है। इस प्रकार के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है और उन्हें किसी भी देश में अपनाया जा सकता है। प्रश्न 13। क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? इसका उत्तर है, शिक्षा जो लोगों की उत्पादकता में वृद्धि का कार्य करती है, एक अभिशाप सिद्ध होती है। जब यह शिक्षित लोग कार्य प्राप्त नहीं करते, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली को जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन कहा गया है। शिक्षा प्रणाली को कार्य, जॉब ओरिएंटेड उद्देश्य एवं आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। उच्च स्तर तक सामान्य शिक्षा होनी चाहिए। इसके पश्चात विभिन्न शैक्षिक शाखाएं प्रशिक्षण के साथ प्रारंभ करनी चाहिए। अब आप प्रश्न 14 देखें। क्या आप कुछ ऐसे गांवों की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था, लेकिन बाद में बहुयातायात में हो गया? तो इसका उत्तर है हाँ, हम कुछ ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जिनके पास प्रारंभ में कोई रोजगार का अवसर न था, किंतु बाद में कई अवसर पैदा हो गए। इसे गांव के लोगों को शिक्षा प्रदान करके संभव बनाया गया। शिक्षित लोगों को अध्यापन पेशे में रख लिया गया। लड़कियों ने सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया और दर्जी का कार्य प्रारंभ कर दिया। गांव के लड़के कृषि इंजीनियर बन गए और कृषि को क्रांतिकारी बनाया। इसने उत्पादन एवं विपणन दोनों अधिशेष के लिए वृद्धि की और कुछ लोगों को भी रोजगार प्रदान किया। यह सभी कार्य मानवीय संसाधन की गुणवत्ता में वृद्धि करके
प्राप्त किए गए। अब आप देखें प्रश्न 15, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। क्यों? इसका उत्तर है, हम मानवीय पूंजी को उत्तम मानते हैं क्योंकि भूमि स्थायी है, जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। भौतिक पूंजी मानव द्वारा निर्मित है, इसे अधिक संसाधनों की आवश्यकता है और इसे एक निश्चित सीमा के पश्चात बढ़ाया नहीं जा सकता। मानवीय पूंजी को किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है और इसके प्रतिफल को कई बार गुणा किया जा सकता है। भौतिक पूंजी का निर्माण, प्रबंधन एवं नियंत्रण मानवीय पूंजी द्वारा किया जाता है। मानवीय पूंजी केवल स्वयं के लिए कार्य नहीं करती बल्कि अन्य साधनों को भी क्रियाशील बनाती है। मानवीय पूंजी उत्पादन का एक अभाज्य साधन है। तो बच्चों, यह आपका पाठ 2 था और यह इसका प्रश्न अभ्यास था। यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। पाठ के प्रश्न उत्तर करते